मार्वल्स या डीसी की मूवी देखने के बाद में भी क्या आपके दिमाग में मेरे जैसा क्वेश्चन आया कि क्या यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई लोग हैं? क्या एलियन जैसा कुछ है? या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई सिविलाइजेशन यूनिवर्स में हो सकता है? तो शायद हम और आप उन बहुत सारे लोगों में से हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। क्यों आता होगा और ऐसा क्यों हमें लगता है, इतना स्ट्रांग फीलिंग क्यों है? जस्ट बिकॉज इस तरह का कुछ पिक्चर हमें देखने को मिलता है नासा के थ्रू ऑफिशियली पब्लिश करने के बाद। ये क्या है? ये बेसिकली हाईएस्ट जो उनका रेजोल्यूशन वाला एक टेलीस्कोप था उसके थ्रू उन्होंने ये फोटोग्राफ क्लिक की है। ये जो इतना सारा सब कुछ आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हम एक छोटी सी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक्चुअल में आपके पीछे एक रियल इमेज है। तो इस रियल इमेज से हमें ये पता चलता है कि हम ही यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो खोजनी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही छोटा सा और प्रीवियस क्लास में दिखाया गया या समझा गया या डिस्कस किया गया वो फिनोमिना जो कि रिलेट करता है आपकी गैलेक्सीज से और आपकी अर्थ से। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार कोशिश करेंगे उनको समझने की। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस फोटोग्राफ के बाद अगर हम हमारी मिल्की वे को देखें तो हम लगभग यहाँ पर सिचुएटेड हैं। सोचो, ये इस फोटोग्राफ का एक हिस्सा है। मतलब ऐसे मान लो इस पूरे एक फोटोग्राफ से हमने यहाँ, फिर एक्चुअल में तो नहीं पता लगा सकते बट फिर भी यहाँ या फिर कहीं और, ये उस हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है हमारा सोलर सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है जिसके अंदर आप सन को सबसे सेंटर में मानते हैं और ये 8 प्लैनेट्स इस सीक्वेंस में आपने पढ़े हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूं जिससे शुरुआत की है इस वीडियो की मैंने, तो यस, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि शायद या तो छुपाई गई है या फिर शायद अभी हमारी अप्रोच से दूर है। बहुत ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी डिस्कवर करना बाकी हो। ओके, सो एक बार इमेजिनेशन सोच के देखो, वो मूवी मेकर्स, चाहे वो मार्वल्स के हों चाहे वो डीसी के हों, वो कितना आगे एडवांस सोच करके मल्टीवर्स जैसा उन्होंने कुछ सोच लिया, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने विजुलाइज करके हम सब तक पहुंचाई। ऐसा हो भी सकता है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप देखते हो तो ये सोलर सिस्टम क्रिएट करता है। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको पता होगा, लेकिन हाँ, सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इस सीक्वेंस को याद रखें। अब ये जो वीडियो की शुरुआत करी और मैं यहाँ लाके तुम्हें पटक देता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ तो समझाने के लिए मैं इस वीडियो की इस तरह से शुरुआत मैंने नहीं की होगी। हुआ क्या, मैं ऐसे ही बैठ कर के डिस्कस कर रहा था सोलर सिस्टम के बारे में एक फिजिक्स के टीचर के साथ। तो फिजिक्स वाले सर ने मुझे कहा कि सर, शायद आप लोग इस बात को नहीं जानते कि इस सोलर सिस्टम को जो आप समझते हो कि सारे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको आप रिवॉल्यूशन कहते हो, दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? मैं भी सोच के, मैंने भी बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि ऐसा क्यों। तो जो बच्चे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट उनका है और फिजिक्स को अच्छे से जानते हैं, तो वो ज़रूर इस फिनोमिना को समझते होंगे कि देयर इज बेसिकली अ सेंटर। ये जो सेंटर है इसको बैरी सेंटर कहते हैं। क्या है? बैरी सेंटर। अगर मैं सारे प्लैनेट्स को इंक्लूडिंग अगर मैं सन को भी एक सीक्वेंस में खड़ा कर दूं और मुझे अगर ये चीज पता लगानी हो कि क्या ये वास्तव में सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो मेरा जवाब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोफिजिक्स गलत होगा। सन के चक्कर नहीं लगाते, ये लगाते हैं बैरी सेंटर के चारों ओर रिवॉल्यूशन। ओके, इवन इंक्लूडिंग सन। और ये बात हम जानते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो सर्कल करना होगा, जो सर्कल उसका होगा, जो सर्कमफ्रेंस उसका होगा, वो इतना इजीली विजिबल और इतना इजीली उसको जज आप नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है बैरी सेंटर, काफ़ी नज़दीक है सन से। इसीलिए ये हमें ऐसा, अमूमन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनको ऐसा लगता है कि सारे प्लैनेट केवल सन के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो फिनोमिना है वो है बैरी सेंटर। बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी इसके बारे में अपने फिजिक्स टीचर से ज़रूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
तो अभी हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है, जो मून है और ये जो सूरज है, अगर इस सूरज को भी हम मूव करते हुए दिखा रहे हैं तो इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि ये बेरीसेंटर के चारों ओर मूव कर रहा होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, ऐसा भी कई सारी थ्योरीज हैं कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का भी, गैलेक्सी के अंदर मूवमेंट हो रहा होता है हमारे सन का। ठीक है, सो ये जो मूवमेंट है सन का, इससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ के साथ हमें डिस्कस करनी मतलब बनती है। कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो अर्थ के अंदर डिवीजन क्रिएट करते हैं बिटवीन द सीजन्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फिनोमिना से एक्लिप्स एंड ऑल ये सारी चीजें होती है। तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा इस पॉइंट में। जैसे देखो, ये जो सन है, इस सन के जो सामने ये आपको दिख रहा होगा अर्थ। हालांकि इसको मैंने टिल्ट नहीं किया अभी, इसको मैंने सीधा रख दिया। ये इंडिया भी आपको दिख रहा होगा ना, तो इसको मैंने सीधा कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं तो इसके इस पोजीशन से कई सारी चीजें हमारे यहां क्लियर होती है। जैसे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ना, देखो आज हम जो बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसमें से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो यहां पे देखो भाई, अगर अर्थ का ये क्या होता है, पहली चीज तो अगर ये जब अपने एक्सेस पे घूमती है तो एक्सेस पे घूमने पर पृथ्वी को या अर्थ को क्या कहते हैं अपन, अगर वो अपने एक्सेस पे घूमती है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है जब वो पूरे बेरीसेंटर के चारों ओर, मतलब ऐसे मान लो अभी तो कि सन के चारों ओर वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, तो देखो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पे दिसंबर आपको दिख रहा होगा, मार्च दिख रहा होगा, जून दिख रहा होगा और आपको यहां सितंबर दिख रहा होगा। जब सूरज की सीधी रोशनी, अब आप प्लीज इस चीज को ऐसे मत ले जाना कि सर कहां से शुरुआत करें और कहां ज्योग्राफी पर लेकर आ गए, बट ऐसे ही जरूरी था तुम्हें थोड़ा सा समझाना उन पॉइंट्स को, कैसा भी होता है। चलो, लेकिन पहले ये चीजें भी समझना जरूरी है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आएगा जो तो पढ़ोगे ना, बिल्कुल जरूरी है। देखो भाई, यहां पे दो पॉइंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक तो होता है सॉल्स्टिस और एक होता है इक्विनॉक्स। ओके, तो सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स ये क्या वो पोजीशंस होती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। जब सूरज के सामने आपकी पोजीशन अगर इक्वेटर वाली है, अगर इक्वेटर पे सीधी रोशनी पड़ रही है, इक्वेटर पे सीधी रोशनी पड़ रही है तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाएगा। ठीक है, और अगर तिरछी रोशनी पड़ रही है तो देखो यहां पर इसको कहा जाएगा दिसंबर सॉल्स्टिस, या फिर यहां पे क्या होगा, जो भी अगर आपके, अब यहां क्या होगा देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सीधी रोशनी पड़ रही होगी और यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, समर सॉल्स्टिस। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिर रही है तो उसको कहा जाएगा विंटर सॉल्स्टिस। अगर इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है तो उसको हम कहेंगे इक्विनॉक्स। दोनों ही टाइप से। तो एग्जाम में आपसे बेसिकली इनके बारे में, इनकी डेट्स कंफर्म की जाएगी कि कौन सी डेट पर कौन सा सॉल्स्टिस या इक्विनॉक्स होता है, और यही आपको याद भी रखना है। देखो, अगर हम ये समर सॉल्स्टिस के बारे में बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है 21 जून। ठीक है, और अगर इधर आ जाते हैं तो दैट वुड बी 22 दिसंबर। ठीक है, अगर हम इक्विनॉक्स के बारे में बात करें तो इन दोनों का जो डेट है वो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है आपको। दैट वुड बी 21 मार्च एंड इट वुड बी 23 सितंबर। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, यहां पे जून, दिसंबर, मार्च एंड सितंबर है। तो सॉल्स्टिस या फिर इक्विनॉक्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहां पे आपको याद रखना है 21, इधर याद रखना है 21, इट वुड बी 22 एंड दैट वुड बी 23। ये आपको डेट्स याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि किस तरह से अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उसकी स्पीड क्या होती है। चलो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ओके यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इन सर्कल्स की। ये इमेजिनरी लाइंस, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ मतलब आर्टिक सर्कल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, ये नीचे। ओके, ये जो लाइन होती है ना, इसको भी कुछ कहते हैं, आप जानते होंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनस कहते हैं इसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनस। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनस वो लाइन होती है जिसके अंदर अर्थ का डार्क प्लेस और ये जो लाइटर प्लेस है ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनस है, ये वाला। ठीक है बेटा, अब दो तीन चीजें हैं जो मुझे बतानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार हम कर लेते हैं डार्क, कलर कर लेते हैं थोड़ा सा ब्राइटर। देखो भाई, एक बार ये अर्थ बना देते हैं, बहुत ही अजीब सी अर्थ बनी है, कोई बात नहीं। ये इक्वेटर है, चलो इसको हटा देते हैं, इसको अपन ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, देखो भाई ऐसे समझो, ये इक्वेटर, ये पोल है आपका, दिस इज योर पोल। ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल। कुछ ऐसी चीजें हैं, आप क्या मुझे बता सकते हो कि अर्थ की स्पीड क्या होती होगी? अर्थ की स्पीड क्या होगी जब ये रोटेट कर रही होगी? अर्थ किस हिसाब से रोटेट करती है? तो अगर हम अर्थ की स्पीड को देखें तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है अर्थ की इक्वेटर पे, और सबसे कम या मैं कहूं जीरो स्पीड होती है इसके पोल पे। क्यों ऐसा होता है? आपने ये जरूर देखा होगा, या इसको समझने के लिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या इक्वेटर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, स्पीड के अंदर अंतर आ जाता है और लगभग पोल्स पे जाने के बाद ये जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है? यहाँ पर भी फिजिक्स का फिनोमेना काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप एक्सेस से जितना दूर होंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। इसको ऐसे समझो, एक प्लेट है, ये उस प्लेट को आपने, या एक सर्कल है उसको आपने इस तरह से पकड़ा, यहां पर आपने उसका पॉइंट था यहां पे फिक्स कर दिया। जब आपने उसको घुमाया तो घुमाने के बाद ये भी सेम टाइम पर एक चक्कर लगा रहा है और ये भी सेम टाइम पर एक चक्कर लगा रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफकोर्स ज्यादा होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम होगा। तो ऐसे में जो शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर ये पूरी अर्थ मूवमेंट कर रही है तो ऐसे समझो कि 24 घंटे में ये यहां से यहां तक, फिर पीछे घूम के यहां से यहां तक, ये भी 24 घंटे में यहां से यहां तक, पीछे घूम के यहां से यहां तक, और ये भी ऐसे ही। तो सबसे कम डिस्टेंस किसको? सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो इसको करना पड़ा, फिर यहां से कम होता 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 यहां पे बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया तो डिस्टेंस कुछ कवर ही नहीं किया, तो यहां पे इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? जीरो पोल्स पे। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहां कवर करना पड़ा इसको, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? इसकी। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट करके कि इस मोशन को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपसे ये चीजें भी डिस्कस की जाती हैं। जैसे हमने अभी लाइंस पढ़ी थी, 21 मार्च पढ़ा हमने, 21 जून पढ़ा, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर करिएगा, 23 दिसंबर। ठीक है, 21, 22, 23 दिसंबर। सबसे कम जो डिस्टेंस होता है, इसको कहा जाता है पेरिहेलन। दैट वुड बी 141 मिलियन किलोमीटर्स, एंड ये होता है आपका 155 मिलियन किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। तो पेरी का मतलब होता है नियर, हेलिन का मतलब होता है सन के पास में, नजदीक होना, और ऐसे ही फार, अपहेलिन, फार फ्रॉम द सन। ओके, 155 मिलियन किलोमीटर। सो ये बेसिकली दो फिनोमिनास थे जो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूं, उसका जवाब आप भी मुझे दे सकते हैं। गैलेक्सीज के बारे में तो कभी ऐसा कोई कोशिश करेंगे कि अपन किसी फिजिक्स वाले टीचर को या एस्ट्रोफिजिक्स जिसने पढ़ी हो उनको डिस्कस करें, आपके साथ 1 to 1 करवाएं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। या कोशिश करेंगे स्टीफन हॉकिंस की कुछ किताबें पढ़ के और ब्लैक होल जैसी कंडीशंस को हम डिस्कस करें आपके साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी। क्वेश्चन इसने क्या है कि अर्थ अगर रोटेशन और रिवॉल्यूशन करना बंद कर दे तो क्या होगा? सोचो क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे ये अर्थ है, अगर ये रोटेट नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी, तो क्या होगा?
जहां पे सूरज की रोशनी सीधी आ रही है वहां पे सीधी आएगी, और लाइन ऑफ इल्यूमिनस जो है, जो डार्कन साइड है, वो हमेशा डार्क रहेगी। ऐसे में ये बात याद रखने वाली है कि ये जो प्लेस है ना, ये जो प्लेस है, हमेशा यहाँ पे सूरज की रोशनी है। तो ऐसे में यहाँ का जो प्लांट है, यहाँ का जो वेजिटेशन है, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? पूरे टाइम ही रोशनी, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खूब आराम से ऑक्सीजन बन रही है, लेकिन उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ का वेजिटेशन बिल्कुल एक टाइम बाद में सूख जाएगा। ठीक है, वाटर बॉडीज जो होगी वो भी वेपराइज हो जाएगा सारा वाटर वहाँ से, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये कैसा हो जाएगा? ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसकी जैसे। यहाँ नाइट ही होगी और यहाँ पर डे ही होगा। सीजन्स भी चेंज नहीं होंगे एंड डे नाइट फिनोमिना भी नहीं होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगर अर्थ स्टार्ट कर देती है रोटेशन फास्टेस्ट स्पीड में, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होगा? अगर अर्थ का रोटेशन तेज होने लग जाता है, अर्थ बहुत तेजी से मूवमेंट करने लग जाती है, तो क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में ऑफ कोर्स 24 घंटे का दिन नहीं होगा ना, 24 घंटे का दिन नहीं होगा, तो क्या होगा? 24 घंटे से कम का होगा। डे नाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आप बोल सकते हो। अगर 24 घंटे का दिन नहीं है, 24 घंटा पूरा नहीं कर रही है, तो ऐसे में डे एंड नाइट बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा, 24 घंटे से कम हो जाएगा, अल्टीमेटली यही कहोगे ना आप। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या होगा? डे एंड नाइट लंबे हो जाएंगे, डे का टाइम भी बढ़ जाएगा, नाइट का टाइम भी बढ़ जाएगा, यही चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन जो है कि अर्थ का एक्सेस अगर वर्टिकल हो जाएगा तो क्या हो? अगर अर्थ इस तरह की हो जाए तो क्या हो? चलो इसको एक बार फोटोग्राफ में देखते हैं। बाय द वे मैं बहुत फैन हूं बड़ा मार्वल्स का। ये देखो, ये मैंने इसका अर्थ का वर्टिकल कर दिया, इसके एक्सेस को मैंने वर्टिकल कर दिया। अब जब हमने एक्सेस को इसके वर्टिकल किया तो अब क्या होगा वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, अगर आपने एक्सेस को वर्टिकल कर दिया तो ऐसे में सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी हर बार। तो ऐसे में होगा क्या? बिल्कुल इक्वल 12 घंटे का तो डे होगा और 12 घंटे की नाइट होगी पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ही तो होगा। एंड डे एंड नाइट इक्वल होगी। अब सोचने वाली बात है, अगर ये उसी मूवमेंट, वही मूवमेंट है इसका, उसी ऑर्बिट पर है और उसी तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो यहां जो 6 मंथ का डे एंड नाइट होता था, 6 मंथ का, अब ऐसा नहीं होगा, यहां पर भी सीधी रोशनी पड़ रही होगी अब। ओके, तो जो पोल्स हैं वहां की बर्फ वगैरह जो होगी वो पिघल जाएगी और वाटर बॉडीज के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला फिनोमिना भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे बट वो अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो उसको स्किप करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, तो और थोड़ा सा इसका आंसर आप मुझे देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसको फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है? और दूसरा, नीचे एक फोटो दी हुई है, बताना है उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने पहली बार कहा था कि अर्थ स्टेशनरी नहीं है, वो अपनी एक्सिस पर भी और अपने और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ये किसने कहा था? हिंट के लिए ये उसका हाफ पोर्ट्रेट है। ओके, सो ये एक छोटा सा आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। वापस से मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं जिससे शुरुआत की थी। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि हम इस पूरे यूनिवर्स को शायद नहीं समझ पाए हैं अभी तक। बहुत बड़ा हिस्सा है पूरा यूनिवर्स। अगर हम अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा समझें, अगर हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करें, तो हमारा ये जो यूनिवर्स है उसका हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको आप आसानी से इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसा मान लेना कि हम ही हैं केवल पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में, तो शायद ये गलत है। लेकिन हाँ, अभी तक हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये बता सके, एश्योर कर सके कि हाँ हमारे जैसे और भी सिविलाइजेशंस हैं। बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर मुलाकात होगी उन लोगों से भी जैसे मूवीज़ में होता है। तो उस दिन का वेट करते हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब जो हमारे और आपके दिमाग में है, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। होपफुली नासा हो चाहे इसरो हो, कोई ना कोई तो फाइंड करेगा ही कुछ ना कुछ नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।